नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरिघाटमपुर कानपुर नगर। आज से आपको कुछ अधिगम से संबंधित पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला आता है अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांतों में जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इनको दो प्रकार से बांटा है। दो प्रकार से में आने पहले आता है व्यवहारवादी या संबंधवादी अधिगम, और दूसरा आता है संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक अधिगम। तो व्यवहारवादी अधिगम में क्या होता है, इसको सुनिए और देखिए। इस वर्ग के सिद्धांत में जो है सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन बनाने वाले के रूप में स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से प्रभावित होते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। और संज्ञानात्मकवादी में क्या करते हैं, तो संज्ञानवादी सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ व सूझ की भूमिका पर अधिक बल देते हैं। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों की देन है। तो कुछ जो प्रमुख संप्रदायवादी हैं इनमें तो देखिए। तो व्यवहारवादी में आते हैं आपके थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, संबंधवाद दिया था। इसी को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का मेथड, अन्य नामों से भी जाना जाता है। दूसरा आता है पावलोव। तो पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा आता है स्किनर। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और चौथा है हल का प्रबलन सिद्धांत कहते हैं, और गुथरी का समीपता सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार संज्ञानवादी में आते हैं आपके कोलर आते हैं। और कोलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत दिया था। ये गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। गेस्टाल्टवादी कौन थे, अन्य के नाम बताइए। टालमैन जो संकेत आधारित या उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। लेविन ने क्षेत्रीयता या क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। गैने ने अधिगम सोपानकी या पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। और बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो इनका नाम याद रखिए। अब आपको हम बता रहे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो व्यवहारवादी में जो था पुनर्बलन पर अधिक बल दिया गया था, अनुक्रिया उद्दीपक पर बल दिया गया था, प्रेरणा पर अधिक बल दिया गया था। और जबकि संज्ञानवादी में बुद्धि पर, प्रत्यक्षीकरण पर, संज्ञान पर, समस्या समाधान पर बल दिया गया था। व्यवहारवादियों ने कहा गया था कि अधिगम धीरे धीरे होता है या बहुत समय लगता है, सीखने में समय लगता है। लेकिन जो संज्ञानवादी थे उनका अधिगम अचानक होता है, अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। उन्होंने कहा था ये केवल मानव ही करते हैं, अधिगम जो है अचानक हो जाता है, सूझ के द्वारा, जैसे कहा था। और इसमें कहा गया था व्यवहारवादियों ने कि प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और अन्य क्रिया द्वारा अधिगम होता है। तो प्रतिक्रिया होता है क्रिया के बदले क्रिया, और सहज क्रिया जो हमें जन्मजात मिलती है, और अन्य क्रिया जो हमें लक्ष्य के प्रति उद्देशित करती है। तो ये इन्होंने कहा था। तो अनुक्रिया करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, जिसमें उद्दीपक का बड़ा रोल होता है। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो एक बंध बन जाता है उसे ही अनुबंधन हम कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जो इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो संवेदना कहलाती है। तो संवेदना से प्रत्यक्षीकरण होता है। कोई चीज हमने छुई तो जान गए परसेप्शन से कि ये कैसी है, ठोस है, मुलायम है ना। तो हमें आभास होता है, संज्ञान होता है। प्रत्यक्ष मतलब अभ्यास या आभास या संज्ञान। तो हम नाम पहचान, कोई हमें बुला रहा है तो हम जान गए, है ना। तो ये नाम पहचान व्याख्या। और आभास से हमें सूझ उत्पन्न होती है, और सूझ से समस्या समाधान होती है। तो ये अधिगम के कुछ वर्गीकरण था। अब अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम के प्रकारों की अगर चर्चा करते हैं तो अधिगम के 3 प्रकार हैं, गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकलनात्मक अधिगम। तो गामक अधिगम की अगर बात करते हैं तो गामक में क्या होता है, शरीर द्वारा, गामक शरीर के द्वारा होता है, और ये अनुकरण द्वारा बालक सीखता है, और ये शैशवावस्था में होता है। दूसरा है प्रतिबोधात्मक। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में बनने वाला बिंब या इमेज के द्वारा सीखता है, और प्रत्येक विषय का बोध होता है, और ये प्रत्यय भूल के द्वारा सीखता है। और किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। तीसरा था संकल्पनात्मक अधिगम। ये मस्तिष्क में विषय वस्तु के
प्रति विचार होते हैं, सूझ उत्पन्न होती है, तो ये सूझ द्वारा सीखता है और ये किशोरावस्था में होता है। इसके बाद आज हम आपको गैने का पढ़ाने जा रहे हैं। गैनम, गैने की, अधिगम, सोपान की या पदानुक्रमिक सिद्धांत। और आपने थायरडाइक, पावलोव ये सब बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा उन पर आपको आता है। ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट एम गैने ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें अधिगम के 8 भेद बताए हैं और उन्हें एक श्रृंखलाबद्ध क्रम में रखा है। श्रृंखला या पिरामिड में किसी भी स्तर में सीखने की प्रक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि उसके नीचे के सभी प्रकार जो हो चुके हों वो सीख चुके हो, तभी आप उच्च क्रम में जा सकते हो। तो ये देखिए अधिगम का, सोपानकी का पूरा चित्र है। देखिए, बड़े गौर से देखिए और समझिए। सबसे पहले आता है सांकेतिक अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है विभेदीकरण अधिगम, छठवां है संप्रत्यय, सातवां है नियम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से नीचे से, तो ये जो 1 2 3 है ये मानव और पशु दोनों करते हैं, लेकिन जो ऊपर के 4 से 8 तक हैं ये केवल मानव करते हैं। तो इसे गैने का अधिगम पिरामिड भी कहते हैं, गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। तो इसे आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में समझने में बहुत उपयोगी है। एक बार आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं। अब आपको हम एक एक करके बारी बारी से समझा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनिए, पर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला संकेत या सांकेतिक अधिगम, इसी को इंडिकेट लर्निंग कहते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है? पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के समान होता है, जिसमें कोई तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ दिया जाता है। पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन प्रयोग से घंटी की आवाज तथा भोजन के साथ साथ देने पर कुछ समय पश्चात कुत्ता मात्र घंटी की आवाज पर लार का श्रवण करता है। मतलब किसी उद्दीपक के प्रति ज्ञान को जोड़ दिया जाता है, जिससे वो सीख जाता है कि इसी उद्दीपक से में हम सीखना है। तो इस प्रकार सीखना सांकेतिक सीखने का उदाहरण है। अधिगम के इस प्रकार में यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। इस यांत्रिकता के कारण ही शायद संभवतः गैने ने इसे सोपानकी में नीचे का स्थान दिया। तो सबसे नीचे कौन आता है? ध्यान रखना, सांकेतिक अधिगम। और जैसे इशारे, चिन्ह, वस्तु पकड़ना, दौड़ना, चलना, अशाब्दिक क्रिया, ये सब सांकेतिक अधिगम में आती हैं। दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसमें क्या होता है? उद्दीपन भी कभी कभी लिखा है। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में प्राणी उद्दीपक के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है, जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है। वो धीरे धीरे उस उद्दीपक के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। ये अधिगम स्किनर के आसार या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के समान माना जाता है। ये व्यवहारवादी विचारधारा थायरडाइक, स्किनर तथा साधनात्मक विचारधारा किम्बल के अनुसार ही है। उद्दीपक ही व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि उद्दीपक के द्वारा ही व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी से कर लेता है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जब दिया जाता है। तीसरा आता है श्रृंखला। ये मोस्ट, इनके आप नाम रख रहे हैं, इसके किस जो है किसने के सिद्धांत के समकक्ष ये जाता है, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इस अधिगम में अलग अलग उद्दीपन के बीच समायोजन है। ये पेशी सीखना भी कहलाता है। जैसे विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर निश्चित क्रम से अध्ययन कराया जाता है। ये सिद्धांत गुथरी के सिद्धांत के समान है। गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। जैसे कार चलाना, तबला बजाना, तो धीरे धीरे क्रम से आप सीखते हैं। चौथा आता है शाब्दिक सहचर्य अधिगम। इसे शब्द सहचर्य भी कहते हैं। ये शाब्दिक श्रृंखलाओं का अधिग्रहण है। इसी को वाचक श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे आदर्श वाचन आप करते हो, सत्सर वाचन करते हो, पाठ पढ़ते हो, रटते हो, याद करते हो, पुस्तकों को पढ़ना आदि सब इसी में आता है। तो ये अंडरवुड कोई वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उन्हीं के अधिगम के समान है। पांचवा आता है विभेदीकरण या बहुविभेदात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है? व्यक्ति उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। ये गेस्टाल्टवादी अधिगम के समान है। बहुविभेद मतलब मल्टीपल के टाइप से। तो अधिगम में बहुत से विकल्पों में एक का चयन करना होता है। जैसे आप उद्दीपकों में अंतर करना या सर्वोत्तम का चयन करने से होता है। जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो इसमें 4 में एक आप चुनते हैं ना, तो सर्वोत्तम का चयन करना होता है। त्रिभुज और चतुर्भुज में जैसे अंतर करना है ना, क्रिकेट बॉल फुटबॉल में अंतर करना, तो ये
विभेद करना, अंतर सीख जाता है बालक। छठवां आता है संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसमें क्या है, कई वस्तुओं का सामान्य अधिगम के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय अधिगम कहलाता है, अर्थात मन में प्रत्यय बना लेना। इसमें पूर्व अनुभव व ज्ञान को महत्व दिया गया है। ये सिद्धांत केंडलर के निमित्तवादी सिद्धांत के समान है। जैसे वर्गीकरण करना, किसी चीज को क्लासीफाई करना, आपके दिमाग में कंसेप्ट बन गया है, उससे आप अलग कर सकते हैं, उसे सामान्यीकरण कर सकते हैं, विश्लेषण संश्लेषण कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई जंगली पशु है, गाय, भैंस, शेर, चीता, तो इसमें कहा जाए कि वाइल्ड एनिमल्स को अंतर करिए, तो आप डिफरेंस कर लेते हैं। संप्रत्यय का क्लियर है कि जंगली जानवर और पालतू पशु में क्या अंतर है, तो आप उसको कर लेंगे। सातवां आता है नियम अधिगम। इसमें क्या होता है, नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। नियम अधिगम में बालक द्वारा विचारों का समायोजन किया जाता है। इस प्रकार के अधिगम में दो या अधिक संप्रत्ययों की श्रृंखला बनती है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति के ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। जैसे बालक को गणित, विज्ञान आदि सीखना, गुरुत्वाकर्षण के नियम सीखना, इसमें नए नियम, सिद्धांत समझने तथा बनाने की क्षमता का विकास होता है। नियम बना लेना, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है तो आप अपने स्वयं नियम बना सकते हैं। और लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। तो ये सर्वोच्च अधिगम है और ये इस अधिगम में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके समस्या समाधान कर सकता है और नए तथ्य को सीख सकता है। तो ये नियम अधिगम का प्राकृतिक विचार है। इसमें चिंतन की सामग्री निहित है, बताता है इसमें चिंतन, मनन, चिंतन सब है। और ये नियम गेस्टाल्टवादी या सूझ के सिद्धांत के समान है। इसमें मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसमें बुद्धिजीवी लोगों के विचार आते हैं। तो इस प्रकार से ये गहने का अधिगम का सिद्धांत हुआ। इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और जो ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने इतनी सारी चीज़ों को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।